डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और उससे रिलेटेड कौन कौन से शोध कार्य हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या वातावरण में परिवर्तन आ रहे हैं। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की या क्लाइमेट चेंज की। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट देखिए किसी भी जगह की वेदर कंडीशंस होती हैं, जो ऐसी वेदर कंडीशंस जो काफ़ी समय से वहाँ पर मौजूद हों या प्रिवेल कर रही हों। यहाँ पे काफ़ी समय का मतलब है लगभग 20 से 30 साल तक लगातार जिस तरह का मौसम, जैसे मौसम का यहाँ पे मतलब है कि वहाँ पे बारिश का क्या पैटर्न है, या वहाँ पे तापमान कितना रहता है, या अगर मैं बोलूँ वहाँ आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कितनी रहती है। तो लंबे समय से बारिश, तापमान और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी का जो पैटर्न रहा है, उसको हम कहते हैं उस जगह का, उस रीजन का क्लाइमेट। जैसे भारत का ही ले लीजिए, तो अगर आप जाएंगे उत्तर भारत का क्लाइमेट अलग है और दक्षिण का अलग है, पूर्व का अलग है, पश्चिम का अलग क्लाइमेट होता है। तो यानी उस जगह में पर्टिकुलर उस वो तापमान पाया जाता है, दैट इज़ क्लाइमेट। लेकिन क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज का जो अर्थ होता है कि वही जो वेदर कंडीशंस लॉन्ग टाइम से यानी लंबे समय तक बनी हुई हैं, उन वेदर कंडीशंस यानी जो टेम्परेचर है या जो रेनफॉल है, उसमें जब उन कंडीशंस में जब चेंज आ जाता है, यानी इतने सालों से जिस तरह का तापमान कहीं का था या बारिश का जो पैटर्न था, जब उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से आ रहा है? भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव जलवायु पर पड़ रहा है, जो वातावरण को पूरी तरह से, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि जो वातावरण को पूरी तरह से बदल देगा। सबसे पहले हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो एक हमारे जो अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है, वो 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। पहले ही 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2100 में यानी जो 2100 ईयर होगा, उसमें ये 1.5 सेल्सियस से भी ऊपर चला जाएगा। तो सोचिए कि मतलब कितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है और कितना नुकसानदायक है। सबसे पहले इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। जो समुद्र का, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं यानी जो हिमखंड हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। इवन अगर मैं आपको बताऊं कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो स्नो यानी जो जहां हम बोलेंगे कि बर्फीली जो हैं, उन वो 10% तक वो पहले ही नीचे आ चुकी हैं। 10% तक कम हो चुके हैं। 1960 से लेकर अब तक इनके ये 10% तक ये गायब हो चुकी हैं, इनका जो ऊपरी हिस्सा है ये पिघल के। और इवन राइज इन सी लेवल, अब जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो सी लेवल यानी उससे जो समुद्र का तल है वो बढ़ेगा। और ये भी स्टडीज़ में पाया गया है। एक स्टडी की गई थी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने की थी। उन्होंने ये बताया था कि जो समुद्र का लेवल है वो 10 से 30 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है, यानी सी लेवल बढ़ चुका है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी यानी जो जैव विविधता है उसमें भी बदलाव आना शुरू हो गया है। कुछ स्पीशीज़ जो पहले थी अब गायब हो गई हैं। गर्मी के कारण कुछ नए जीव पनप रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में भी काफ़ी इफ़ेक्ट आ रहा है। नए नए तरह की बीमारियां आ रही हैं, खेती पे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। फ्लड यानी बाढ़, सूखा, कहीं पे चक्रवात, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं बहुत सारी बढ़ गई हैं, जो काफ़ी हानिकारक हैं। अगर आपकी बुक को रेफ़र करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो बसंत का आगमन है वो पहले से क्या हो गया है, पहले देखा गया, यानी समय से पहले। हर जो मौसम है उसका अपना टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु पहले ही आ जाती है। पेड़ पौधों का में जो फल फूल लगने का समय भी क्या हो गया है, बदल गया है, यानी समय से पहले या समय से बाद में खिल रहे हैं। पक्षियों का समय से पहले अंडा देना इसका उदाहरण है। तो जो चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो पक्षी हों, सबकी लाइफ के पैटर्न में क्या आ चुका है, चेंज आ चुका है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर हम बात करें कि देखिए जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थितियों की वजह से क्या हो रहा है कि जो पक्षी हैं या जो जो कई प्रजातियां हैं वे अपना ठिकाना बदल रही हैं, क्योंकि वो अब उस ठिकाने पे नहीं रह सकती। और क्योंकि वो ठिकाना बदल रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, वो हो सकता है कि वो माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट करने में भी कितने सारे जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। इसके बाद जो गर्म तापमान है वो मच्छरों के लिए बहुत अनुकूल होता है, जिससे मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसके अलावा
बर्फ़बारी हो रही है, बाढ़ आ रही है, मूसलाधार कहीं पे बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, समुद्री चक्रवात बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी हमने ये भारत में भी देखा कि यहाँ पे फनी तूफ़ान आया, अम्फन आया, निसर्ग, यानी बहुत सारे जो तूफ़ान हैं, जो चक्रवात हैं, वो हमने देखे। इसके अलावा फ्रांस में लू चलना। फ्रांस एक ऐसी जगह है जहाँ पर मौसम जनरली ठंडा माना जाता है, वहाँ पर लू चल रही है। आबू धाबी जो एक गर्म जगह है, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। तो देखिए जलवायु का रूप क्या हो गया है, बिल्कुल परिवर्तित हो गया है, बिल्कुल अपोजिट हो गया है। इसके अलावा ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। यानी जो समुद्र का पानी है, क्योंकि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, तो समुद्र विस्तारित हो रहा है, समुद्र का विस्तार हो रहा है, वो बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो जल स्तर है वो 10 से 20, और कहीं जो 2017 में जो स्टडी हुई है उसमें तो ये पाया गया है कि वो 30 सेंटीमीटर तक भी वो ऊपर बढ़ चुका है। ऐसे ही जो समुद्र के किनारे जो तट हैं या जो नगर हैं, उनके डूबने की संभावना बढ़ गई है। अगर मैं आपको बोलूँ कितने सारे इस तरह के तट हैं या बहुत सारे द्वीप इवन डूब भी चुके हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दशकों में कनाडा, अलास्का, साइबेरिया, अंटार्कटिका का औसत तापमान भी बढ़ गया है। इसके अलावा जो हिमनद और पर्वत हैं जिन पे बर्फ़ जमी रहती है, वो पिघलना शुरू हो गई है। इवन मोंटाना ग्लेशियर नेशनल पार्क इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। कि 1010 में यहाँ 150 हिमनद थे, वहीं पर अब यहाँ सिर्फ 30 रह गए हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितने तेज़ी से जो बर्फ़ है वो पिघल रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा देखिए मानव जीवन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मानव जीवन पे, हम पे, ये तो अगर हम बोलें कि पर्यावरण की बात है, मानव जीवन पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि मानव जीवन में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि इससे नई नई बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जगह जगह बाढ़ आ रही है, या अगर मैं बोलूँ कि साइक्लोन्स, तूफ़ान आ रहे हैं, जो चक्रवात हैं वो आ रहे हैं, समुद्री तूफ़ान। इसके अलावा जो हमारी एग्रीकल्चर है या हमारी जो खेती है, उस पर भी बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट पड़ रहा है। बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है, जिससे जिस तरह का जो मौसम या जिस तरह की बारिश खेतों को चाहिए वो नहीं मिल रही है फसलों को। तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ये हम पे कहीं ना कहीं पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए अगर हम वापस से अगर हम वातावरण की तरफ आएँ, तो जो सुंदरबन है, सुंदरबन जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, वहाँ का जो लोचारा द्वीप है वो 2006 में ही वो क्या हो चुका है, वो 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 2006 में ही डूबने वाला विश्व का पहला द्वीप है, वो डूब चुका है ऑलरेडी। ये फर्स्ट द्वीप है जो 2006 में ही डूब चुका है। इसके अलावा जो सुपारी डांगा है वो भी डूब चुका है। जो चोरामारा द्वीप है वो डूबने के कगार पर है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ है, जो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो दुनिया का एक बहुत ही एक हेरिटेज माना जाता है, उसका वो जो जिसको आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। उस पर किस तरह से खतरा मंडरा रहा है ये हम जानेंगे। देखिए क्या होता है, अगर आपने मूंगा भित्तियों के बारे में सुना हो, मूंगा भित्तियाँ जिनको हम कोरल रीफ कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरल रीफ। यानी मूंगा भित्तियाँ का मतलब है यहाँ पर मूंगा का मतलब कोरल, कोरल रीफ जो होते हैं, मूंगा भित्तियाँ जो जनरली गर्म इलाकों में ही पाई जाती हैं ज़्यादातर, जहाँ का तापमान मतलब ठंडा नहीं होता है, सामान्यतः गर्म रहता है। उस पर अब ये जो आपका जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, ये मूंगा भित्तियों का बना हुआ है, कोरल रीफ का बना हुआ है। अब कोरल रीफ की क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक्चुअली देखिए कोरल रीफ को जीवन की नर्सरी कहा जाता है। कैसे कैसे ये जीवन को जन्म देने में, मतलब हमारे जीवन को बढ़ाने में ये कैसे इम्पोर्टेंट होता है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए जो कोरल है, यानी जिसको हम अगर मैं बोलूँ कि इसको हिंदी में आप प्रवाल बोलते हैं, जो कोरल है उसको हम हिंदी में प्रवाल बोलते हैं। प्रवाल जो होते हैं वो समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं जो एक कठोर संरचना के अंदर रहते हैं। जिस तरह से ये एक कठोर संरचना है, ये जो कठोर संरचना है ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब क्या होता है कि जो प्रवाल है या जो कोरल है वो इसके अंदर रहता है, ठीक है, और जब वो इस से बाहर निकलता है, इस कठोर संरचना से बाहर निकलता है, तो क्योंकि ये समुद्र के अंदर है तो जो मछली होती है वो इसको खा जाती है, जो फिश है वो इसको खा जाती है, यानी ये एक तरह से फिश का भोजन भी है। दूसरा, जब ये
खाली हो गया, ये जो काफ़ी टफ स्ट्रक्चर होता है, जब ये खाली हो जाता है, जो फ़िश है वो इसके अंदर अपने अंडे दे देती है। और अगर जब फ़िश इसके अंदर अपने अंडे देती है, तो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो उसके अंडों को ढूंढ नहीं पाती हैं, और एटलीस्ट जो फ़िश के जो बच्चे हैं वो पैदा हो पाते हैं, वो आगे बढ़ पाते हैं। यानी अगर आप सोचिए कि अगर ये कोरल स्ट्रक्चर अगर ये ना हो, अगर ये कड़क जो जहाँ पे ये कोरल रहता है, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर ये खोल ना हो, तो फिश अपने बच्चे कहाँ देगी? अगर वो पानी में देगी तो उसकी जो बड़ी मछलियाँ उसके बच्चों को खा जाएंगी। अब देखिए कैसे ये लाइफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सबसे पहले ये एक चेन है कि जो कोरल है उसको किसने खाया? उसको फिश ने खाया। उसको फिश ने खाया, फिर फिश ने क्या किया? अपने बच्चे इसके अंदर उसने अपने अंडे रखकर इसके अंदर उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। फिर उसके बच्चे जो होते हैं वो अन्य मछलियों में वो हो जाते हैं, यानी वो बड़ी मछलियाँ बनते हैं, या वो, और उन्हीं मछलियों का क्या होता है, कई मछुआरे जो हैं, कई मछुआरों के लिए जीवनदायिनी है कि आप देखिए 2.5 अरब लोग कम से कम जो हैं वो मछली पालन पर ही हैं। अगर ये ना हो तो मछली के अंडे जो हैं वो सुरक्षित ना हो और फिर वो जल्दी से ख़त्म हो जाएं, तो क्या होगा? एक तरह से लाइफ साइकिल ही रुक जाएगी। तो ये कितने इंपॉर्टेंट है। और जो कोरल रीफ का क्या मतलब है यहाँ पे? कोरल रीफ का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे देखिए कि मान लीजिए ये एक वो है, ये एक खोल है जिसमें से जो कोरल है वो निकल गया। अब कोई दूसरा कोरल आके यहाँ पे ऐसा ही खोल बना लेता है, फिर तीसरा आके ऐसे बना लेता है, ऐसे करके फिर इसके ऊपर बनता जाता है। तो एक तरह से ये क्या बनता जाता है? रीफ, यानी एक तरह से एक पहाड़ नुमा सा स्ट्रक्चर एक बन जाता है पानी के अंदर। अगर आपने देखा हो, अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते हैं, या आपने कभी समुद्र के अंदर का अगर सीन देखा है, तो आपने देखा हो कि बहुत रंग बिरंगे कलरफुल पिंक, रेड और इस तरह के हमें वो दिखाई देते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो कोरल ही होते हैं, वो कोरल रीफ्स होते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, टूरिज़्म के लिए भी अच्छा है। लेकिन क्या हो रहा है आज के टाइम में, ये धीरे धीरे इनकी क्या हो रही है? ब्लीचिंग हो रही है, यानी जो इनका रंग है वो उड़ता जा रहा है, ये ख़त्म भी होते जा रहे हैं। ये ख़त्म कैसे होते जा रहे हैं? ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो सारा वेस्ट समुद्र में जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्यों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ख़त्म हो रहे हैं? क्योंकि इनको ज़िंदा रहने के लिए, कोरल्स को ज़िंदा रहने के लिए तापमान जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इससे ज़्यादा तापमान बढ़ा तो वो इनको नष्ट करने लग जाता है, नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो क्या होगा फिर? और जो टूरिज़्म है जिसकी वजह से केमिकल्स वगैरह सब पहुंचते हैं समुद्र में, उसकी वजह से ये सब क्या होता जा रहा है? ख़त्म होता जा रहा है। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है वो क्या है? आज संकट में है। जो एक तरह से मैं बोलूँ कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, हमारा जो मालदीव है या जो लक्षद्वीप है, ये भी इसी से बना हुआ है। तो अगर ये ख़त्म होंगे तो कई द्वीप ख़त्म हो जाएंगे। आज ग्रेट बैरियर रीफ ख़त्म हो, मतलब एक तरह से कगार पे है, तो ऑस्ट्रेलिया और सारे मिलके जो पूरी दुनिया है उसको बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो एक तरह से वर्ल्ड हेरिटेज है। इसके अलावा आप ये सोच सकते हैं कि एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा जीव किस तरह से मतलब इतनी ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो कैसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों को भी वो क्या कर रही है? इफ़ेक्ट कर रही है। अगर हम वापस चक्रवातों की बात करें तो देखिए चक्रवातों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। या प्रशांत महासागर तक, बांग्लादेश और मिस्र जैसे कई देशों में, अमेरिका के फ्लोरिडा जो निचले स्थानों पर हैं, वहाँ पे बहुत सारा चक्रवात आ रहे हैं समुद्री, क्योंकि वो निचले स्थानों पे हैं। अब क्या है, अमेरिका में जहाँ पर चक्रवात 5 से 6 चक्रवात आया करते थे साल में, अब वहाँ पे कई चक्रवात आने लग गए हैं। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा नुकसान इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है सारे पर्यावरण को भी। और पर्यावरण से तो हम भिन्न नहीं हैं। अगर हम वातावरण में इसी अर्थ पे रहते हैं तो क्या होगा? अगर तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो उसका इफ़ेक्ट छोटे से छोटे जीव जंतु से लेके बड़े से बड़े प्राणियों तक भी आएगा। तो इसके लिए हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। और इसको लेकर आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, और इससे निपटने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।